दक्ष तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। हा हा, बिल्कुल। मैंने सैमोफिस समुद्री डाकू के सरदार की रखैल को मनाने में बहुत मेहनत की। फिर मुझे उस वेश्या के जरिए इस गुप्त रास्ते का पता चला। अगर तुम्हारे साथ मेरे इतने अच्छे संबंध ना होते तो मैं तुम्हें यहां लाता ही नहीं। एक और आवाज सुनाई दी। दक्ष समझ गया था कि वे दोनों युवक थे। मुझे पता था, भाई भूपेश इतने सुंदर और आकर्षक हैं, भला इस दुनिया में कौन सी महिला आपके आकर्षण का विरोध कर सकती है। पहली आवाज से चापलूसी भरे शब्दों की बौछार निकली। हा हा, भाई भूपेश संतुष्ट प्रतीत हुए। यहां एक गुफा है, चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। बाद में जब स्वामी सैमोफिस समुद्री डाकुओं के विरुद्ध आक्रमण करेंगे, तब हम इस अवसर का लाभ उठाकर चुपके से उनके अड्डे में घुस जाएंगे। उनके सरदार का खजाना हमारे लिए लूटने के लिए तैयार होगा, उन्होंने कहा। इसके बाद लगभग 17 और 18 वर्ष की आयु के दो युवक गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने दक्ष को देख लिया। दक्ष, क्या तुम हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? चेहरे पर तिल लिए एक युवक ने हैरानी से कहा। गंधर्व परिवार के लोग। दक्ष भी दंग रह गया। उन्होंने इन दोनों युवकों को अनायरा के पुराने घर से पहचान लिया। वे गंधर्व परिवार के जूनियर सदस्य थे। उनमें से एक भूपेश था, जो देखने में आकर्षक था। काले तिल वाले व्यक्ति का नाम पवन था। दक्ष, अभी जो हमारी बातचीत हुई, क्या तुमने सुनी? भूपेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दक्ष को घूर कर देखा। मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, दक्ष ने कहा। दक्ष, चूंकि तुमने ये सुना है तो बदकिस्मती के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। भूपेश की आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? दक्ष का चेहरा उतर गया। दक्ष, अगले जन्म में समझदार बनना याद रखना। तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों को इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं है, वरना मौत के मुंह में जाना तय है। भूपेश की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके लहजे में घृणा साफ झलक रही थी। भाई भूपेश, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार डालूंगा। भूपेश ने एक कदम आगे बढ़ाया, मानो वो दक्ष को नीचा दिखा रहा हो। हालांकि उन दोनों ने गुफा में बाघ का शव देखा, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि उसे दक्ष ने मारा था, बल्कि उन्हें लगा कि ये किसी अन्य जानवर या यहां तक कि किसी राक्षसी जानवर का काम हो सकता है। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि दक्ष किस स्तर का व्यक्ति था? हे, जल्दी करो, इस कचरे को निपटाओ, फिर हम थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे। भूपेश ने सिर हिलाया। भाई अमित, निश्चिंत रहो, ये पल भर में खत्म हो जाएगा, भूपेश ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, और उसका हाथ एक पंजे की तरह दक्ष के गले की ओर बढ़ रहा था। भूपेश नौसिखिया स्तर के मध्य में था और उसने 5 नाड़ियां खोल रखी थीं। उसके पंजे में कम से कम 250 किलोग्राम का बल था। अगर वो सही जगह पर लगता तो भले ही वो ना मरे, दक्ष को गंभीर चोटें आती। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मुझे पहले तुम्हें मारना होगा, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। उसका शरीर हिला और एक मुक्का बाहर निकला। ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी। उसने मुक्का मारने के अवसर का इंतजार किया और वो मुक्का सीधे लीफी की छाती पर लगा। बूम! भूपेश कपड़े की बोरी की तरह ऊपर उछला। वो गुफा की दीवारों से जोर से टकराया, उसके मुंह से खून निकला और फिर उसकी सांसें रुक गईं। दक्ष ने भूपेश को एक ही वार में मार डाला। तुमने भूपेश को मार डाला? ये कैसे संभव है? बगल से पवन की आंखें फटी रह गईं। तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, लेकिन तुमने भूपेश को मार डाला? उसने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। कचरा? हाँ हाँ, तो कृपया इस कचरे को ही आपको मौत के घाट उतारने दे, दक्ष ने उपहास किया। मुझे मौत के घाट उतार दोगे? मजाक है, मैंने पहले ही 8 नाड़ियां खोल दी हैं। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं भूपेश हूं? अब मरने का समय आ गया है। पवन तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और दक्ष पर वार किया। हालांकि पवन एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट था, उसके मार्शल कौशल निम्न स्तर के थे और उसकी उपलब्धि का स्तर तो और भी खराब था। वो दक्ष का मुकाबला कैसे कर सकता था? ड्रैगन सर्प स्टेप का उपयोग करते हुए पवन की तलवार को एक ही कदम में चकमा दे दिया गया। एक मुक्का तेजी से निकला और पवन के पेट पर जा लगा। पवन दर्द से चीखा जब उसे जमीन से उठाया गया। वो फर्श पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। हालांकि पवन की साधना का स्तर कहीं अधिक था। मरने के बजाय उसे केवल गंभीर चोटें आईं। तुम इतने बुरे हो, फिर भी मुझे कचरा कह रहे हो? दक्ष पवन की ओर बढ़ा। उसके भीतर से खौफनाक हत्या का इरादा झलक रहा था। नहीं, मुझे मत मारो, पवन बुरी तरह डरकर चिल्लाया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष इतना ताकतवर हो जाएगा। मैं सैमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने वाले रास्ते से कैसे पहुंचूं? जल्दी बताओ, दक्ष ने पूछा। दक्ष वास्तव में पवन को एक ही वार में मार सकता था। सैमोफिस समुद्री डाकुओं का अड्डा ही वो कारण था जिसके चलते वो ऐसा नहीं कर पाया था। सैमोफिस समुद्री डाकू लुटेरों का एक गिरोह था जो माउंटेन ऑफ बीस्ट्स के आसपास के इलाके में सक्रिय था। वे लूटपाट और हत्याएं करते थे और हर तरह के जघन्य अपराध करते थे। पर्वतीय वन के जटिल भूभाग के कारण वे कभी भी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए। पिछले कई वर्षों में सैमोफिस समुद्री लुटेरों ने अनगिनत तलवारें और खजाने लूट लिए थे।
अगर दक्ष उन्हें हासिल कर लेता तो उसके पास ड्रैगन टाइगर पिल्स खरीदने के लिए पर्याप्त धन होता। मैं आपको बता सकता हूं कि सैमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने का दूसरा रास्ता कहां है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे छोड़ना होगा, पवन ने आंखों में चमक के साथ कहा। उसी समय वो मन ही मन गुस्से से चिल्ला रहा था। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो वो दक्ष से जरूर बदला लेगा, न केवल उससे बल्कि उसकी मां से भी, उसे भी भुगतना पड़ेगा। अब तुम शर्तें रखने की स्थिति में नहीं हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। दक्ष की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, उनमें जानलेवा इरादा भरा हुआ था और वो पवन को घूर रहा था। पवन का दिल ठंडा पड़ गया। ठीक है, मैं बोलूंगा। उसी क्षण पवन ने सैमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे तक जाने वाले गुप्त मार्ग का खुलासा किया। मैं अब जा सकता हूं, है ना? पवन ने बोलते हुए पूछा। जाऊं? तुम्हें जाने दूं ताकि तुम मुझसे बदला ले सको? दक्ष ने ताना मारा। इतना कहने के बाद उसने मुक्के से पवन की छाती पर वार किया और उसे मार डाला। हाल के वर्षों के उतार चढ़ाव के दौरान दक्ष ने दुनिया को समझना सीख लिया था। मार्शल आर्ट की दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करते थे। कभी कभी अगर आप किसी की जान बख्श भी दें तो भी वे आपकी जान ले सकते थे। इसलिए दक्ष अपने दुश्मनों का सामना करते समय नरम दिल नहीं हो सकता था। जिस क्षण वो ऐसा करता, मरने वाला व्यक्ति वो स्वयं होता। इसके बाद दक्ष ने पवन और भूपेश के शवों की तलाशी शुरू कर दी। ये दोनों लड़के सचमुच बहुत गरीब थे। उनके पास कुल मिलाकर 50 रुपए भी नहीं थे। लेकिन पवन के शरीर से मार्शल आर्ट की एक नियमावली मिली। सिंगल स्ट्रोक लाइटनिंग स्वॉर्ड एक अयोग्य स्तर की तलवारबाजी तकनीक थी। हालांकि इसका स्तर उच्च नहीं था, फिर भी यह दक्ष के लिए उपयुक्त थी। दक्ष के पास ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी के अलावा हमले का कोई और तरीका नहीं था। संयोगवश वो तलवारबाजी की कला सीख सकता था। दक्ष ने मार्शल आर्ट की नियमावली, धन और चांदी के घंटी नुमा फूल सर्वोच्च मंदिर में रख दिए। फिर वो गुफा से बाहर निकला और पवन के निर्देशों का पालन करते हुए सैमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे की ओर चल पड़ा। सैमोफिस समुद्री डाकुओं का अड्डा एक पहाड़ की चोटी पर था जो 15 किलोमीटर दूर था। शिखर 3 तरफ से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था, यहां तक कि दानव जैसे वानरों को भी इसे पार करने में कठिनाई होती। पहाड़ पर चढ़ने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था जो एक ही दिशा में जाता था। दक्ष को शिखर के करीब पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए। रास्ते में कई बार ऐसा हुआ जब उसका सामना भयानक राक्षसों से होते होते बचा। ये एक जोखिम भरा सफर था। राक्षसी जीव शक्तिशाली और निर्दयी थे। उन्हें 9 स्तरों में वर्गीकृत किया गया था और प्रत्येक स्तर को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इसी प्रकार मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी प्रत्येक क्षेत्र को योद्धा क्षेत्र से शुरू होकर 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। भले ही कोई राक्षसी जीव सबसे निम्न स्तर का ही क्यों ना हो, वो प्रथम श्रेणी के योद्धा के बराबर ही शक्तिशाली होगा। यह ऐसी चीज थी जिसे दक्ष अभी संभाल नहीं सकता था। दक्ष पास ही इंतजार कर रहा था। पवन की बातों से ऐसा लग रहा था कि गंधर्व परिवार के मुखिया है आज गंधर्व परिवार के सरदारों का नेतृत्व करते हुए सैमोफिस समुद्री डाकुओं का खात्मा करेंगे। ये तो स्वाभाविक ही था कि भूपेश इतने दयालु हृदय के नहीं थे कि वे जनता के लिए खतरों को मिटा दें। उनका लक्ष्य वर्षों से सैमोफिस समुद्री डाकुओं द्वारा लूटी गई संपत्ति को हासिल करना था। जैसा कि उम्मीद थी, पहाड़ी जंगल में 100 से अधिक आकृतियां दिखाई दी जो तेजी से सैमोफिस समुद्री डाकू के अड्डे की ओर बढ़ रही थी। दुश्मन का हमला। पहाड़ की चोटी से एक जोरदार आवाज गूंजी। इसके बाद संघर्ष के तीव्र शोरगुल का माहौल छा गया। अब समय आ गया है। दक्ष चलने लगा। उसने ड्रैगन सर्प स्टेप्स का उपयोग करते हुए पहाड़ी जंगल को पार किया। वो तेजी से सैमोफिस समुद्री डाकुओं के अड्डे के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहां एक गुप्त रास्ता था जिससे वो पहाड़ की चोटी तक चढ़ सकता था। ये वो रास्ता था जो सैमोफिस समुद्री लुटेरों ने अपने लिए छोड़ा था। अगर कभी ऐसा दिन आता जब वे अपने दुश्मन की बढ़त को ना रोक पाते तो वे वहीं से पीछे हट सकते थे।